ऑक्शन में इन 10 खिलाड़ियों को टारगेट करेगी आरसीबी की टीम। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन की स्पेशल ऑक्शन वीडियो। और आज इस वीडियो में हम आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फाइनल ऑक्शन स्ट्रेटजी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं। पहला बड़ा खिलाड़ी जिसके पीछे नीलामी में जाने वाली है आरसीबी की टीम, वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। दरअसल दोस्तों, आरसीबी की जो ऑक्शन स्ट्रेटजी है उसमें सबसे पहला नाम पैट कमिंस का है और आरसीबी की टीम ने 9 से 11 करोड़ रुपए पैट कमिंस के ऊपर लगाने की तैयारी कर ली है और इसका हिंट इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ने भी दे दिया है। दरअसल दोस्तों, बेशक आरसीबी के पास मात्र 23 करोड़ के आसपास पैसा है अपने बैलेंस पर्स में नीलामी में, और नीलामी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं होता है, लेकिन इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मोबो बैट, उन्होंने कंफर्म किया है कि इन्हें बड़े तेज गेंदबाजों की जरूरत है और नीलामी में जो सबसे बड़ा तेज गेंदबाज है उसमें जो सबसे ऊपर नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन पैट कमिंस का। दरअसल दोस्तों, आरसीबी की पूरी स्ट्रेटजी में पैट कमिंस पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। पहली चीज यह है कि पैट कमिंस पहले भी आईपीएल आए हैं और पूरा सीजन खेले हैं, तो मिचेल स्टार्क की तरह उनके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठता। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यह है कि पैट कमिंस भविष्य में कप्तानी का विकल्प भी बन सकते हैं। देखो यार, फाफ डू प्लेसिस 39 ईयर्स के हो चुके हैं और आरसीबी के उनके विकल्प की भी तलाश है, तो जाहिर है पैट कमिंस फ्यूचर में अगर कंटिन्यू करते हैं आरसीबी के साथ तो विकल्प भी बनेंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इन पर बोली लगाएगी। साथ ही दोस्तों, इस समय अगर आप इनकी स्क्वाड पोस्ट रिटेंशन उठाकर देखेंगे तो जो तेज गेंदबाज है उसमें इनके पास कुछ नहीं है। ले देकर इनके पास रीस टॉपली है जो कि पिछला सीजन चोट के चलते परेशान रहे थे, तो इन्हें तो भैया मोहम्मद सिराज के साथ वहां नीचे नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 पर एक बड़ा तेज गेंदबाज चाहिए ही चाहिए, और पैट कमिंस से अच्छा फिर मैंने बताया विकल्प नहीं है। तो पहली स्ट्रेटेजी, पहला टारगेट आरसीबी का रहेंगे पैट कमिंस। दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरा टारगेट क्या है भैया आरसीबी का बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों, तो हर टीम की ऑक्शन स्ट्रेटेजी, टारगेट प्लेयर्स बताने वाले हैं और नीलामी की एक एक रिपोर्ट हर रोज आपको प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो कर दो, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नीचे से हिट करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, दूसरा खिलाड़ी जिसके पीछे जाएगी आरसीबी की टीम वो है दोस्तों न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र। दरअसल दोस्तों, आरसीबी की दूसरी स्ट्रेटेजी है रचिन रविंद्र, लेकिन रविंद्र के पीछे कुछ कंडीशन है जिसके बाद ही आरसीबी बोली लगा पाएगी। दरअसल दोस्तों, आरसीबी ने प्लान किया है कि अगर उन्हें पैट कमिंस 9-11 करोड़ के आसपास मिल गए तब तो ठीक है, बैलेंस पर उतना है नहीं, देन फिर वो दूसरी रूप में टारगेट करेंगे रचिन रविंद्र को और 8 से 10 करोड़ रुपए फिर रचिन रविंद्र पर भी ये लगाने की कोशिश करेंगे। दो चीजें हैं दोस्तों रचिन रविंद्र के साथ जो आरसीबी को पसंद आ रही है। पहली चीज तो है कि बेशक आरसीबी के पास कैमरून ग्रीन है जिनको ट्रेड कराकर इन्होंने ले आए हैं और कैमरून ग्रीन वो ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे, लेकिन रचिन रविंद्र आपको स्पिन गेंदबाजी प्रोवाइड करते हैं और टॉप 4 में भी बल्लेबाजी रचिन रविंद्र कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर आता नहीं है नीलामी में, दशकों में 1-2 बार आता है और इसीलिए रचिन रविंद्र चमकते हुए सोने की तरह आरसीबी को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भैया फिर मैंने आपको बताया पर्स बहुत लिमिटेड है आरसीबी के पास, और अगर पैट कमिंस नहीं मिले तो दूसरा विकल्प आरसीबी की स्ट्रेटेजी का है रचिन रविंद्र। अब देखते हैं ये सफल हो पाता है या नहीं। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, प्लेयर्स की लिस्ट जरूर बता रहा हूं, लेकिन बैलेंस पर्स आरसीबी के पास उतना नहीं है और इस लिस्ट में सबको खरीद पाना आरसीबी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा नाम जिसके पीछे जाने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, आरसीबी की तीसरी स्ट्रेटेजी है मिचेल स्टार्क। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है मोबो बैट बोल चुके हैं हमें तेज गेंदबाज चाहिए। पहला विकल्प तो पैट कमिंस है और पैट कमिंस अगर नहीं मिले देन फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इधर उधर देखने की जरूरत है, लेकिन अगर कमिंस नहीं मिले तो फिर दूसरा विकल्प आरसीबी के पास मिचेल स्टार्क का आता है। 7 से 10 करोड़ रुपए फिर आरसीबी की टीम मिचेल स्टार्क पर लगाएगी। लेकिन मैं फिर एक बार अपने आप को दोहरा रहा हूं दोस्तों, मिचेल स्टार्क बेशक 2015 के दौर में आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, लेकिन आरसीबी को मिचेल स्टार्क पर भरोसा नहीं है क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी पर सवाल है और हो सकता है कि ये बिक जाए उसके बाद भी खेलने ना आए। ऐसा 2016 में हुआ है, केकेआर में 10 करोड़ में बिक गए थे, खेलने नहीं आए तो ये कंडीशन है। दैट्स व्हाई आरसीबी की प्राइमरी स्ट्रेटेजी तो पैट कमिंस ही है और जो दूसरी स्ट्रेटेजी तेज गेंदबाजी और विदेशी तेज गेंदबाजी में है वो मिचेल स्टार्क है और 7 से 10 करोड़ में तो मिलेंगे क्योंकि सबसे डिमांडिंग प्लेयर है, तो इतने पैसे तो फिर इन्हें देने पड़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे टारगेट प्लेयर, चौथी स्ट्रेटेजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की है शार्दुल ठाकुर। देखो यार, इंडियन प्लेयर है और वो सबसे बड़ी चीज है शार्दुल ठाकुर के लिए, क्योंकि आपको एक ऐसा इंडियन प्लेयर मिलता है जो कि वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा रह चुका है, खूब आईपीएल का इसके पास अनुभव है और नीचे से बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो नंबर 7 के लिए एक बेहतर, सबसे बेहतर भारतीय विकल्प इस समय शार्दुल ठाकुर है। कई टीमों की तो प्राइमरी लिस्ट और प्राइमरी टारगेट लिस्ट में शार्दुल ठाकुर है। अगर आप आरसीबी की टीम को भी उठाकर देखेंगे तो आरसीबी के लिए भी परफेक्टली शार्दुल ठाकुर फिट हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 इंडियन खिलाड़ियों से सूना पड़ा हुआ है। तो शार्दुल ठाकुर भैया चौथी स्ट्रेटेजी होंगे और इस पूरी लिस्ट में पहले इंडियन टारगेट प्लेयर है आरसीबी के जो इन पर बोली लगाएंगे। 6 से 9 करोड़ रुपए ठाकुर के पीछे आरसीबी लगाएगी। ये बढ़ भी सकता है अगर कमिंस नहीं मिले आरसीबी को, रचिन रविंद्र भी नहीं मिल पाए नीलामी में, स्टार्क भी नहीं मिल पाए। 23 करोड़ है आरसीबी के पास, आरसीबी फिर 15 करोड़ भी लगा सकती है ठाकुर के ऊपर। देखो यार, बहुत सारे लोग बोलेंगे ठाकुर के पास फॉर्म नहीं है, ठाकुर को निकाल दिया है, 10 करोड़ में भी केकेआर ने रिटेन नहीं किया। लेकिन आप इस बात को समझिए, भाई तेज गेंदबाज है अपना भाई, भारतीय प्लेयर है। नीलामी में, छोटी नीलामी में कहाँ मिलते हैं इंडियन प्लेयर, और वो भी ऐसे जो वर्ल्ड कप खेला हो। बहुत पैसे बरसने वाले शार्दुल ठाकुर के ऊपर, तो ये बढ़ भी सकता है। मैंने 6 से 9 करोड़ बताया, 15 भी हो सकते हैं, पर मैंने आपको कंडीशंस बता दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की 5वीं स्ट्रेटेजी, 5वां टारगेट प्लेयर कौन होगा बताएंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। ये जो नीलामी हो रही है ना दोस्तों, इसकी एक एक पल पल की अपडेट, पर्दे के पीछे की कहानी, कौन कब कितने में क्यों बिका, सबसे पहले बताएंगे। कहां? हमारे टेलीग्राम पेज पर। 64,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो जाइए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाइए, फ्री में परिवार का हिस्सा बन जाइए टेलीग्राम पर भी, क्योंकि नीलामी की लाइव अपडेट आ रही है हमारे पास। चलिए दोस्तों, 5वां टारगेट, 5वीं स्ट्रेटेजी है कार्तिक त्यागी। हिंदुस्तानी पेसर है कार्तिक त्यागी और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने हर्षल पटेल को बाहर भी किया हुआ है, तो हर्षल पटेल की जगह भरने के लिए कार्तिक त्यागी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। दूसरी चीज जो कार्तिक त्यागी के लिए है कि अभी उनके करियर की बहुत स्टार्टिंग है और लंबे अरसे तक वो सर्व कर सकते हैं। नीलामी में तेज गेंदबाज इंडियन पेसर है भी नहीं, अब आप उमेश यादव के पीछे जाएंगे नहीं। हर्षल पटेल तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, आरसीबी ने ही निकाला है 10.5 करोड़ रुपए में। तो आरसीबी के लिए ले देकर ठाकुर के बाद जो एक अच्छा तेज गेंदबाजी विकल्प बचते हैं वो कार्तिक त्यागी हैं। फिर बोल रहा हूं दोस्तों, कार्तिक त्यागी के पीछे जब ही पूरी तरीके से आरसीबी जा सकती है तब वो शार्दुल ठाकुर को ना ले। अगर ठाकुर ले लिया आरसीबी की टीम ने, फिर वो कार्तिक त्यागी के पीछे बोली नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ठाकुर नहीं मिले तो फिर कार्तिक त्यागी एक अच्छा विकल्प होंगे। आरसीबी को तेज गेंदबाजों की जरूरत है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सिराज का साथ देने के लिए नीचे कार्तिक त्यागी भी एक अच्छा विकल्प होंगे। तो 5वीं स्ट्रेटेजी त्यागी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वें प्लेयर, 6वें टारगेट खिलाड़ी, 6वीं ऑक्शन स्ट्रेटेजी आरसीबी की है हर्षल पटेल। अगर ठाकुर भी नहीं मिले, अगर कार्तिक त्यागी भी नहीं मिले, देन भैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को वापस देखना पड़ेगा हर्षल पटेल की तरफ। बेशक 10.5 करोड़ रुपए में अभी तक हर्षल पटेल आरसीबी की टीम का ही हिस्सा थे, आरसीबी ने रिसेंटली उनको रिलीज किया है। लेकिन अगर आपको खिलाड़ी नहीं मिले, क्योंकि 10 टीमें बोली लगाएंगी और प्लेयर्स मिलना मुश्किल होगा नीलामी में, इंडियन प्लेयर्स हॉट पिक बनेंगे नीलामी में, और जितने तेज गेंदबाज है सब पर बोली लगने वाली है, तो फिर तीसरा विकल्प हर्षल पटेल भी होंगे और हर्षल पटेल पर 5 से 7 करोड़ रुपए फिर लगाएगी आरसीबी की टीम। आरसीबी के पास 23 करोड़ है, तो 7-8 करोड़ रुपए फिर से वो हर्षल पटेल को देंगे और फिर उन्हें रिग्रेट होगा कि क्यों भैया इसको बाहर कर दिया था। देखो यार, नीलामी में ऐसा बहुत सारी टीमों के साथ होता है कि वो अपने प्लेयर को पहले बाहर कर देते हैं, फिर नीलामी में वही खिलाड़ी को फिर से उतने या उससे ज्यादा में भी कई बार खरीदना पड़ता है। ऐसा पहले भी हुआ है, तो वो हो सकता है। लेकिन मैंने आपको कंडीशन बताई, इन्हें तेज गेंदबाज चाहिए, इन्हें मोहम्मद सिराज का एक साथी चाहिए। हर्षल पटेल इनका साथ दे चुके थे पहले भी, इन्होंने रिलीज किया ताकि बैलेंस बर्स बड़ा हो सके। लेकिन अगर इन्हें त्यागी ठाकुर नहीं मिले तो इन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और फिर हर्षल पटेल ही वो विकल्प होंगे। इंडियन पेसर इन्हें चाहिए है, इनके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बोल चुके हैं। तो भैया 6वीं स्ट्रेटेजी फिर इनकी रहने वाली है हर्षल पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक इनकी 6 ऑक्शन स्ट्रेटेजी और टारगेट प्लेयर मैंने बताया। लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, क्या कर रहे हो यार, आरसीबी के फैन हो, लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो भाई, फटाफट, और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, 7वें खिलाड़ी है गिराल्ड कॉटजी, साउथ अफ्रीका के कॉटजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की रडार पर रहने वाले हैं। और 7वीं स्ट्रेटेजी मतलब कि बहुत दूर की कौड़ी, लेकिन हाँ आरसीबी इनकी तरफ भी देख रही है
और 5 से 7 करोड़ रुपए आरसीबी इनके पीछे भी लगाने की तैयारी कर रही है। अब कारण सुन लीजिए। दरअसल दोस्तों, अगर आपको पैट कमिंस भी नहीं मिल पाए, अगर आपको मिचेल स्टार्क भी नहीं मिल पाए, देन आरसीबी सोचेगी कि यार तेज गेंदबाज तो चाहिए। रीस टॉपली एक इंजर्ड खिलाड़ी है, कभी इंजर्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, तो यार एक ऐसा विकल्प तो चाहिए जो कि पूरा सीजन साथ दे सके। पहले भी इनके पास 2-3 अच्छे पेसर थे, इन्होंने सिर्फ टॉपली को रखा हुआ है, तो कॉटजी वो काम करेंगे। और कॉटजी को आरसीबी ले भी सकती है क्योंकि 23 करोड़ आरसीबी के पास है और 5 से 7 करोड़ में कॉटजी आएंगे। देखो यार, कॉटजी के बारे में भी कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकता है दूसरी टीम भी अच्छी खासी बिडिंग कर दे, लेकिन हाँ, आरसीबी तभी बोली लगा पाएगी कॉटजी के ऊपर जब आरसीबी को कमिंस भी ना मिल पाए, जब आरसीबी को स्टार्क भी ना मिल पाए, ठाकुर भी ना मिल पाए, रविंद्र भी ना मिल पाए, देन फिर आरसीबी को अपना पूरा पैसा कॉटजी के पीछे लगाना ही पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं, अगर आपने पूरी स्ट्रेटेजी देखी है तो आरसीबी की प्राइमरी स्ट्रेटेजी तेज गेंदबाजी है, लेकिन क्या सिर्फ तेज गेंदबाजी है, वो वीडियो को एंड तक देखते जाओ। लेकिन 7वीं स्ट्रेटेजी और टारगेट प्लेयर तो कॉटजी रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वें खिलाड़ी जिसके पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जा सकती है, और उन प्लेयर का नाम है दोस्तों आदिल रशीद। जी हाँ दोस्तों, आदिल रशीद इंग्लैंड के स्पिनर आरसीबी के टारगेट पर है। क्यों है, कारण समझिए। दरअसल दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने वनिंदु हसरंगा को बाहर किया है। हसरंगा के स्थान पर आरसीबी की टीम तलाश कर रही है कि स्पिनर की। स्पिनर नीलामी में है नहीं, इंडियन स्पिनर तो है ही नहीं। मयंक डागर को इन्होंने ट्रेड कराकर लाए हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए अगर एक बड़ा स्पिनर मिल गया तो आरसीबी को फायदा होगा काफी ज्यादा। आदिल रशीद है नीलामी में, इंग्लैंड के स्पिनर है, वर्ल्ड कप खिलाड़ी है और खेल सकते हैं और प्रदर्शन कर ला सकते हैं अगर अच्छे से आईपीएल में प्रोजेक्ट किया जाए। इसीलिए भैया आरसीबी की डिमांड में 2 से 4 करोड़ रुपए आरसीबी इनको 100% लगाने वाली है, और इररिस्पेक्टिव कोई मिले या ना मिले, आदिल रशीद के पीछे आरसीबी जाने वाली है, क्योंकि आरसीबी को स्पिनर की सख्त जरूरत है। इस समय अगर आप आरसीबी स्क्वाड उठाकर देखेंगे तो मयंक डागर एक विकल्प दिख रहे हैं, इन्होंने शहबाज अहमद को भी बाहर कर दिया है, हसरंगा को भी बाहर कर दिया है, तो आरसीबी को तो स्पिनर चाहिए ही चाहिए। अब भैया आप बोलोगे यार आपने 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आ गए हो, अभी तक एक भी स्पिनर का नाम नहीं लिया। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, या तो रचिन रविंद्र के पीछे पूरी तरीके से आरसीबी पड़ेगी, रविंद्र नहीं मिले तो फिर आदिल रशीद है ही, क्योंकि भैया स्पिनर है ही नहीं नीलामी में। फिर बोल रहा हूं, स्पिनर नहीं है नीलामी में, ले देकर आपको विदेशी विकल्प की तरफ ही देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां विकल्प, 9वीं ऑक्शन स्ट्रेटेजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की रहने वाले हैं लॉकी फर्ग्यूसन। जी हां दोस्तों, लॉकी फर्ग्यूसन तेज गेंदबाज जो कि पिछले साल तक लगभग 10 करोड़ रुपए में केकेआर की टीम का हिस्सा थे, रिलीज कर दिए गए थे। आरसीबी की डिमांड आरसीबी की रडार पर है। 4 से 6 करोड़ रुपए आरसीबी इन पर भी लगाने की कोशिश करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 3 तेज गेंदबाजों को खरीदेगी इस नीलामी में, जिसका जो फ्रंट विकल्प है वो आरसीबी का प्राइमरी विकल्प पैट कमिंस है, सेकेंडरी विकल्प मिचेल स्टार्क है। अगर दोनों नहीं मिले फिर ये ठाकुर के पीछे भी जाएंगे, कॉटजी के पीछे भी जाएंगे, और फिर अगर कुछ नहीं मिला तो फर्ग्यूसन के पीछे भी जाएंगे। तो 9वें नंबर पर इसलिए मैंने फर्ग्यूसन का नाम लिखा है क्योंकि अगर कुछ भी नहीं मिल पाया, 10 टीमें लूट रही हैं प्लेयर को, अगर कुछ भी नहीं मिल पाया, सारे प्लेयर कहीं चले गए, देन फर्ग्यूसन भी ऑप्शन है, और आरसीबी ने अपनी ऑप्शन लिस्ट में रखा है इन्हें। 4 से 6 करोड़ रुपए विदेशी तेज गेंदबाज जो बहुत तेज गेंदबाजी कर सकता है, अगर फॉर्म में आ जाए तो पर्पल कैप का सबसे बड़ा दावेदार कौन बाहर करेगा लिस्ट से। 4 से 6 करोड़ आरसीबी लगाने वाली है इन पर भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वीं और फाइनल स्ट्रेटेजी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस नीलामी में रहने वाली है वो है वनिंदु हसरंगा। इस लिस्ट के तीसरे स्पिनर वनिंदु हसरंगा जो अभी तक लगभग 10.5 करोड़ रुपए में आरसीबी की टीम का हिस्सा थे, आरसीबी फिर से 2 से 4 करोड़ में खरीदने की कोशिश करेगी। हसरंगा के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस समय चोटिल चल रहे हैं, रिसेंटली सर्जरी हुई है इनकी, क्या खेल पाएंगे, क्या उपलब्ध रह पाएंगे, ये सवाल है। क्या श्रीलंकन बोर्ड इजाजत देगा, ये भी अभी सवाल है। अगर इजाजत मिल जाती है तो भी इंजरी बड़ा इशू है। तो ये सारे इशू के कारण आरसीबी ने बाहर किया है, लेकिन फिर वही बात है, नीलामी में भैया कहां है स्पिनर, तो या तो रविंद्र मिल जाए तो फिर ये हसरंगा की तरफ देखेंगे ही नहीं, रविंद्र नहीं मिले तो फिर ये आदिल रशीद और हसरंगा की तरफ 100% देखने वाले। अब बहुत ज्यादा पैसा लगा है हसरंगा के पीछे आरसीबी, ये मैं थोड़ा सा नहीं मान सकता। 4 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट होगा जो आरसीबी लगाने की कोशिश करेगी। हाँ, अगर बहुत फंसी हुई स्थिति में आरसीबी आ जाए, कोई बड़ा प्लेयर मिल ही ना पाए, तो फिर 6-7 करोड़ भी लगा सकती है। तो ये थी भाई आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटेजी और टारगेट प्लेयर। आप समझ गए होंगे कि आरसीबी का क्या टारगेट रहने वाला है और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अब आप बताओ दोस्तों कि आरसीबी इनमें से किसको खरीद पाएगी। ये तो स्ट्रेटेजी और टारगेट है, खरीद किसको पाएगी और कितने में, ये बताओ कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय जरूर लिखो। इस वीडियो को भाई लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आरसीबी और आईपीएल फैन के साथ। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया तो फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।